आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये कॉन्सेप्ट है, आप लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसका मीनिंग देखते हैं। ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू बट नॉट पेड। अभी देखते हैं इसका मीनिंग। मान लीजिए मुझे जिस जगह पे मैं बिजनेस कर रही हूँ उस जगह का रेंट मुझे 1 लाख पे करना है 1 साल में, बट मैंने अभी 90,000 ही पे किया है, तो 10,000 को मैं बोलूँगी आउटस्टैंडिंग रेंट, मतलब ड्यू बट नॉट पेड, यानी ऐसा खर्चा जो आपको करना तो है बट अभी तक आपने किया नहीं है। आई विल रिपीट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसे खर्चे जो आपको करने तो हैं बट अभी आपने किए नहीं है। मैंने जहाँ पे मैं बिजनेस कर रही हूँ मुझे उस जगह का रेंट 1 लाख देना है बट मैंने 90,000 ही दिया है, मुझे 10,000 अभी भी क्या रह गया है, कोई बताइए? पेंडिंग रह गया है या आउटस्टैंडिंग रह गया है। अकाउंट्स में हम पेंडिंग को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, ठीक है। इट कुड बी एनीथिंग, ये रेंट भी हो सकता है, ये और कोई खर्चा भी हो सकता है, जैसे सैलरी। मैं बिजनेस हूँ, मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, मुझे सैलरी 1 लाख देनी थी सबको बट मैंने अभी 90,000 ही दी है, तो 10,000 की सैलरी है आउटस्टैंडिंग, यानी ड्यू बट नॉट पेड। अक्षत, ये क्लियर है बच्चे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं? Yes, ma'am. ड्यू बट नॉट पेड। Not paid. करेक्ट, मतलब देने तो हैं, सिर पे तो डल गए हैं खर्चे बट अभी तक पे नहीं किए हैं। इज इट फाइन भव्य? Yes, ma'am. राइट। सान्या, प्रेरिका, धृति? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, नॉर्मल सा समझना, इसमें कोई हम इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं ला रहे। अब अच्छे, आपको लग रहा है ये आपकी टेंशन है? Yes, ma'am. यस, इट इज अ टेंशन। ma'am. Yes, ma'am. भाई कब तक बचेंगे, देने तो पड़ेंगे ही। इसकी जो नेचर है वो लाइबिलिटी की नेचर है, इट इज अ लाइबिलिटी, इट इज अ लाइबिलिटी, फॉर श्योर इट इज अ लाइबिलिटी। आज नहीं तो कल देने तो पड़ेंगे ही। आप कहोगे नहीं मैम हम भाग जाएंगे, हम देंगे ही नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। हम वैसे भी अच्छी अच्छी बातें ही पढ़ते हैं अकाउंट्स में, तो अब भाग जाएंगे वो सब तो हम नहीं कहेंगे ना कि आपको ऐसे करना चाहिए। आज नहीं तो कल तो देने ही पड़ेंगे। राइट, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? जो चैप्टर हम कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, उसमें इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? सोचिए, जैसे मैंने बोला कि ये एक लायबिलिटी है, तो लायबिलिटीज में आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से। अभी तक आप लायबिलिटीज में एक ही कॉलम बनाते हो। कौन सा बनाते हो भव्य? लायबिलिटीज में Creditor. करेक्ट, क्रेडिटर्स का ही कॉलम आप देखते हो लायबिलिटीज के अंडर, बट अब एक और आपको देखने को मिलेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से।
और बच्चे उसमें हम ऐड करेंगे, क्योंकि हमारी एक चिंता, एक लायबिलिटी बढ़ रही है या बन रही है, लायबिलिटी बन रही है, इसलिए हमने ऐड किया है। अब क्या बच्चे पैसे दे दिए हमने? ये जो 10,000 का रेंट है क्या हमने पे कर दिया है? No, ma'am. नो, No, पे ma'am. नहीं किया, तभी तो आउटस्टैंडिंग है, राइट? तो कैश में तो कुछ माइनस कर नहीं सकते। अब विषय दूसरी बात ये उठती है कि क्योंकि ये एक्सपेंस है, क्योंकि ये एक्सपेंस है, तो बताइए एक्सपेंसेस को हम कहाँ शो करते हैं कैपिटल में से? Subtract. Subtract. यस, कैपिटल में हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कहेंगे ओनर को, भाई ओनर आज नहीं तो कल हम ये पैसे देंगे। बिजनेस कह रहे हैं ओनर को, आज नहीं तो कल ये 10,000 तो मुझे देने पड़ेंगे, तो इतना पैसा मैं तुम्हें कम ही दे पाऊंगा। लाइक नॉर्मल एक्सपेंसेस को हम कैपिटल में से माइनस करते हैं। ये इसका ट्रीटमेंट हो गया। आप कहोगे मैम ये हमें कैसे याद रहेगा? कोई मुश्किल काम नहीं है। एज आई टोल्ड यू, आउटस्टैंडिंग वर्ड देख के आपके माइंड में आएगा कि ये लायबिलिटी है। अब लायबिलिटी है तो लायबिलिटी में कॉलम बनाएंगे और उसमें दिखा देंगे, और कैश में से तो भाई माइनस कर नहीं सकते। फिर आपको याद आएगा कि ये खर्चा है, एक्सपेंस है। अच्छा एक बात और सुन लो बच्चे, कहीं आपको लगे कि खर्चे बस वही चीज़ें होती हैं जो पॉकेट से निकलती हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये खर्चा चाहे आपकी पॉकेट से अभी निकला नहीं है, बट खर्चा फिर भी है, मतलब इट इज़ स्टिल एन एक्सपेंस फॉर यू व्हेन एवर यू पे इट। सो एक थोड़ा सा बच्चों के मन में रहता है कि हमारी पॉकेट से तो ये अभी निकला नहीं है, सो इट इज़ नॉट एन एक्सपेंस। बट अकाउंट्स में एक्सपेंस का मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वही चीज़ें हों जो आपकी पॉकेट से फिजिकली निकलेंगी। नहीं, जो खर्चे आपको करने भी हैं वो भी एक्सपेंस ही माने जाते हैं, चाहे अभी किए नहीं है, करने हैं। ओके, अब एक और कॉन्सेप्ट लिखते हैं। मैम, यस बच्चे। मैम जब हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे पास होगा तो हम उसको बच्चे आपकी आवाज़ बीच में रह गई है। कैन यू ऑल्सो कैन यू से इट अगेन? मैम जब हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ गया है, मतलब वी हैव टू ऐड इट इन लायबिलिटीज, राइट। तो साथ में कैपिटल में से उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बट जब हम वापस करने की हमारे पास स्टेटमेंट होगी, हम तब उसको कैश में से माइनस करेंगे ना, पहले एब्सोल्युटली यस। फिर आपका ये क्वेश्चन है, एक्सपेंसेस ऐड करते वक्त यस यस, आपका ये क्वेश्चन है कि फिर जब हम ये पे कर देंगे तो क्या होगा। मैं आपको बताती हूँ। जब ये हम रेंट पे कर देंगे आउटस्टैंडिंग वाला, ये वैसे अभी रिक्वायर्ड नहीं है बट मैं लिख के बता देती हूँ। वेन एवर वी पे दिस, तो हम एक तो कैश में से चला जाएगा, ठीक है, यस, और विषय फिर ये जो लायबिलिटी आपने शो की थी ना, ये खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब हमने पे कर दिया, अब हमारी लायबिलिटी खत्म हो गई, राइट। और देखो वो एक्सपेंस वाला तो आ ही चुका है इफेक्ट, वो तो आया ही हुआ है, उसको अब हमें कुछ नहीं करना है। आर यू गेटिंग दिस? यस मैम। राइट। सो आप प्रेरिका है ना बच्चे? यस मैम। या सो प्रेरिका का क्वेश्चन था कि जब हम ये पे कर देंगे फिर क्या होगा। वैसे तो मतलब ऐसा क्वेश्चन में नहीं आता है, बट चलो आ जाए सपोज हाइपोथेटिकली, तो कैश चला जाएगा क्योंकि हमारी पॉकेट से फिर पैसा जाएगा, और फिर हम कहेंगे कि वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अब हमारी लायबिलिटी नहीं है क्योंकि हमने वो चुका दी है, वो वापस कर दी है, ठीक है। ओके बच्चे? यस मैम। ठीक है।
अब मैं एक क्वेश्चन नहीं, पहले मैं एक कॉन्सेप्ट करवा दूं फिर क्वेश्चन करेंगे। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन ओके। सपोज मैंने आज एक कार खरीदी, अब ये कार लग नहीं रही है बट चलो मान लो 5 लाख रुपीस की। सो अक्षत बताइए मुझे, क्या 1 ईयर के बाद भी इसकी वैल्यू 5 लाख ही रहेगी? नो मैम, कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी? कम हो जाएगी। करेक्ट। सो लेट्स सपोज इसकी वैल्यू हो गई 4 लाख आफ्टर 1 ईयर। तो ये इसकी वैल्यू जो कम हो गई है इसको हम बोल रहे हैं डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन यानी जो हमारे एसेट्स होते हैं उनकी वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम हो जाती है। तो इसका एक लाइन लिख लेते हैं इसके लिए, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। सो आगे चल के आपका एक पूरा चैप्टर है डेप्रीसिएशन का, पूरा कंप्लीट चैप्टर हम पढ़ते हैं। अभी तो थोड़ा सा इसका मैंने आपको ट्रीटमेंट बताना है। सो सपोज ये वाला जो चैप्टर हम कर रहे हैं इसमें लिखा आ गया मशीनरी डेप्रीशिएटेड बाय ₹10,000। क्वेश्चन में लिखा आया मशीन की वैल्यू 10,000 से कम हो गई। अब इसका इफेक्ट क्या करना है मुझे अकाउंटिंग इक्वेशन में? भव्या कुछ सोच सकते हो वैसे, मशीनरी की वैल्यू डेप्रीशिएट हो गई, कम हो गई, तो क्या इफेक्ट कर सकते हैं इसका हम? Ma'am, I am not able to hear you. You're not able to hear me? Okay. No, ma'am, it's Now you can? yes, ma'am. Okay, I'll repeat बच्चे। मशीनरी की वैल्यू लेट्स से 10,000 से डेप्रीशिएट हो गई, कम हो गई। आप कोई इसका ट्रीटमेंट या इफेक्ट बता सकते हो अकाउंटिंग इक्वेशन में? We will make a equipment column and subtract 10,000 from it and from capital. ओके, आपने काफ़ी हद तक ठीक बताया बच्चे। तो इसका इफेक्ट सुनेंगे सभी बच्चे। जैसे अगर मशीनरी की वैल्यू डेप्रीशिएट हो रही है तो ये ऑब्वियस हो जाएगा कि मशीनरी पहले से ही आ रही होगी, मशीनरी पहले से ही आ रही होगी क्वेश्चन में। अब उसकी वैल्यू डेप्रीशिएट हो गई तो उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि वैल्यू कम हो गई। सब्ट्रैक्ट करना लॉजिकल है। और दूसरा बच्चे, ये एक तरह का लॉस है, ये एक तरह का लॉस है। तो धृति बच्चे बताएंगे लॉसेस को हम कहाँ शो करते हैं? मैम कैपिटल में से माइनस करते हैं। वेरी गुड, कैपिटल में से माइनस करते हैं। तो इसको हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे। पहले इतना नोट करो, फिर मैं आपको बताती हूँ कि बच्चों के मन में क्या डाउट आता है इस पॉइंट को करते हुए। तो वो डाउट आपके मन में नहीं आना चाहिए। तो मशीनरी की वैल्यू डेप्रीशिएट हो रही है तो मशीनरी की वैल्यू कम हो गई, सब्ट्रैक्ट हो गई, और ये एक तरह का लॉस है बिजनेस के लिए।
इसलिए हम इसको कैपिटल में से भी माइनस करेंगे। ओके, नोट कर लीजिए। So the doubt that comes in the minds of students is कि वो पता नहीं क्या सोचते हैं कि इसको कैश में से माइनस कर देते हैं। पर बताइए मुझे, अगर आपके यहाँ पे कार की वैल्यू 1 लाख से कम हो रही है तो क्या आप किसी को अपनी पॉकेट से निकाल के 1 लाख रुपीस देते हो कि लो मेरे कार की वैल्यू कम हो गई? ऐसा तो नहीं होता ना। नो मैम। या नो मैम। या अक्षत, जैसे आपके कार की वैल्यू कम हो गई तो क्या किसी को आप अपनी पॉकेट से निकाल के पैसे देते हो कि लो मेरे कार की वैल्यू कम हो गई? नो मैम। है ना, इसलिए No, कैश में से माइनस करने का सोचना भी मत, बिल्कुल गलत है वो तो। एंड आई डोंट नो व्हाई सम स्टूडेंट्स डू लाइक दैट। इसलिए ये आपके मन में बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि ये कोई कैश में से पैसा जा रहा है, नथिंग लाइक दैट। ऑल राइट, अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी आपको। तो हमने अभी 2 चीज़ें सीख ली हैं, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक डेप्रीसिएशन। ऑलराइट बच्चे, मैं 1 मिनट में आपको क्वेश्चन भेज रही हूँ ग्रुप पे और मैं स्क्रीन पे भी शो कर दूंगी। तो मैंने जैसे आपको बताया कि आजकल मैं आपको क्वेश्चंस डी.के. गोयल और टी.एस. गरेवाल में से देती हूँ। दोनों बहुत ही अच्छी बुक्स हैं। राइट, चलिए अब आप ग्रुप से क्वेश्चन देख सकते हैं और मैं स्क्रीन पे भी शो कर रही हूँ। इसमें टोटल 4 पार्ट्स हैं। जिनको दिख गया है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ओके बच्चे, तो ये 4th क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। आप एक बार सॉल्व करके देखिए और मैं भी सॉल्व कर रही हूँ, फिर हम टैली करेंगे। ठीक है बच्चे, से यस। यस मैम। या क्योंकि मुझे बीच में लगता है कि पता नहीं आप लोग हैं भी मेरे साथ या नहीं, कोई नेटवर्क इशू तो नहीं है, तो आप मुझे बता दिया कीजिए। अक्षत बच्चे, क्वेश्चन दिख रहा है? यस मैम। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व कर रहे हैं।
जिसका हो जाएगा मुझे बताएंगे. Yes, ma'am, I have done it. Good Vishay, good Bhavya. चलिए, now try to finish this. Done, ma'am. Very good Vishay. Ma'am, done. Good. ओके अक्षत बताना कैश कितना आ रहा है फाइनल. 16,000. राइट. स्टॉक 3,600. थोड़ा सा कैलकुलेशन देखो. स्लाइट Ma'am, mine is coming 4,600. या थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर है अक्षत. देन सानिया क्रेडिटर्स कितने हैं. Done, ma'am. गुड. हाँ जी क्रेडिटर्स 2,000. ठीक है. चलो मैं आंसर दिखा रही हूँ मुझे सभी चेक कर लेंगे. Is this your answer? 16,000, 4,600, 2,200 and 18,400, right? Yes, ma'am. Good. बस मैं एक बार ये बता देती हूँ कि जैसे रेंट पेड था वो नॉर्मल रेंट पेड था कि पैसे दिए हैं और खर्चा है, और जो रेंट आउटस्टैंडिंग था वो लायबिलिटी बन गई है और एक्सपेंस है तो कैपिटल में से माइनस. धृति बचे हो गया क्वेश्चन. हाँ जी मैम, हो गया, पहले हो गया था. गुड. प्रेरिका. यस मैम, हो गया. राइट. सान्या. यस मैम, डन. गुड. भव्या ने भी कर लिया, अक्षत ने भी कर लिया. चलो गुड, आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव ऑन. लेट मी सेंड अनदर क्वेश्चन. अब तो प्रैक्टिस है मुझे, थोड़े से कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारी प्रैक्टिस. चलो अब मैं एक भेज रही हूँ क्वेश्चन नंबर 9. I'll show you on the screen also and sending you the message also. I mean the picture. चलिए question 9 I have sent. Now let me show on screen. Yes, so this is the question with 5 parts. आप स्टार्ट कीजिए एंड आई एम श्योर आप कर पाएंगे. लेट्स बिगिन. I'm not able to see the question. ओके. बच्चे और किसी को दिख रहा है स्क्रीन पे क्वेश्चन? Yes, ma'am, I am able to see. Yes ma'am, now I am able Okay. to. Okay, there must be some lag in the video.
फुल सेटलमेंट का मतलब याद रखना, काम खत्म, वो वाला कॉन्सेप्ट है ये। Done, ma'am. Very good, Vishay. Good. Done, ma'am. Very good. Done, ma'am. Very good. यस भव्या, कैश कितना आया? Ma'am, 32,500. राइट। सान्या, स्टॉक कितना है विषय? Ma'am, 18,000. राइट। प्रेरिका, विषय मशीनरी कितने की है रिमेनिंग? I think she's still solving. Okay. धृति, विषय मशीनरी कैलकुलेट हो गई फाइनल? Yes, ma'am, it is 18,000. Right. And Bhavya, what is the capital? Ma'am, 68,500. That is good. That is good. चलिए, let's look at the answer. This is the solution. जो फुल सेटलमेंट वाला था वो ध्यान से, कि हमने क्रेडिटर को 17,500 दिए हैं इन फुल सेटलमेंट, जबकि हमें 18,000 देने थे। तो हमारे लिए खुशी की बात हो गई है कि हमारे 500 रुपीज़ सेव हो गए हैं, बच गए हैं। दैट इज़ लाइक अ प्रॉफिट। तो 500 का प्रॉफिट हो गया, हमारी पॉकेट से 17,500 जा रहे हैं और हमारे क्रेडिटर्स ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि हमने पैसे चुका दिए, और 18,000 से ख़त्म हो रहे हैं। बिकॉज अगर मैं इनको 17,500 से ख़त्म करूँगी तो उसका मतलब होगा कि 500 के क्रेडिटर्स अभी भी रह गए हैं, यानी अभी भी आपको पेमेंट करनी बाकी है। बट ऐसा तो नहीं है।
इसलिए क्रेडिटर्स को आप पूरा ख़त्म कर देंगे. Yes, बच्चे. अक्षत, are you able to do this? Yes, ma'am. Good. And Prerika? Yes, ma'am. गुड बच्चे. चलिए, तो अब बहुत ही सिंपली आप अब इस चैप्टर को कर पा रहे हैं बिकॉज आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई हैं. बस 2-3 क्लासेस के बाद ये चैप्टर हम फिनिश करेंगे और इसका टेस्ट लेंगे. टेस्ट के लिए रेडी रहना. चलिए, थोड़ी सी बातें और करते हैं. राइट बच्चे, कॉन्सेप्ट है गुड्स कॉस्टिंग ₹15,000 sold at a profit of 33 1/3% on cash. Now, आप इसको पहले नोट कर लीजिए. मैम Yes. प्लीज थोड़ा सा नीचे को कर दीजिए कॉपी. Yeah, sure. Is it okay now? यस मैम, थैंक यू. You're welcome. Alright, so हम लिख रहे हैं goods costing ₹15,000 at a profit of 33 1/3% on cash या for cash. ना वैसे यहाँ पे बाकी सब तो ठीक है कि गुड्स प्रॉफिट पे बेचे हैं, बट ये जो 33 1/3% आ गया ना, इसको देख के ही हम घबरा गए कि ये क्या आ गया अब. बट एक्चुअली दिस इज़ वेरी इजी. 33 1/3% इज नथिंग बट 1/3. आप कहोगे ऐसे कैसे? अब सुनो कैसे. जैसे इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं. 33 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो गया? 99. 99 प्लस 1 100. 100 अपॉन 3%. ये आ गया. अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, अब परसेंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100. अब 100 यहाँ तो कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो 1 हो सकता है जिसके नीचे कुछ ना हो, तो ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा. और देखो 33 1/3% एक्चुअली सिंप्लीफाई करके 1/3 आता है. आप कहोगे कि मैम हमें हर बार ऐसे कैलकुलेट करके देखना होगा. मैं कहूँगी नहीं, आप इस बात को याद रखेंगे कि 33 1/3% 1/3 होता है. आप कहोगे मैम हमको याद नहीं रहेगा, तो मैं कहूँगी बस इस 33 को छुपा दो, बचा क्या? क्या बचा? 1/3. तो 1/3 आपको ये याद रह जाएगा कि 33 1/3% जहाँ पे भी आएगा दैट इज़ नथिंग बट वेरी वेरी सिंपली 1/3. अब इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं बताती हूँ. पहले आप इसको एक बार तो नोट कर लो कि आपको वैसे पता हो कि 33 1/3% 1/3 हो कैसे जाता है. तो उसके लिए जैसे मैंने यहाँ लिखा 100/3%, फिर परसेंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100, फिर वो ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाता है. आप कहोगे मैम इतना मैथ्स हमें नहीं आता, या हो सकता है आता भी हो, तो मैं कहूँगी मैथ्स की ज़रूरत ही नहीं है. 33 1/3% 1/3 होता है बस. तो जो 15,000 के गुड्स हैं वो हमने 1/3 के प्रॉफिट्स पे बेचे हैं. कितना सिंपल कैलकुलेशन है.
तो बताओ कितने के प्रॉफिट्स पे बेचे हैं? 5,000. यस, 5,000. सिंपल हो गया बिल्कुल। तो कितने के बेचे हैं टोटल? 20,000. 20,000. हाँ, सो वेरी सिंपल। 33 1/3%, 1/3 की तरह लेना है। बस फिर तो आपको पता ही है, कैश आया 20,000 का, मेरे लिए वो सामान 15,000 का है जो जा रहा है, और प्रॉफिट हो रहा है 5,000। आप कहोगे कि मैम ऐसे और भी कोई होते हैं फ्रैक्शंस, तो मैं कहूँगी एक और होता है, वो भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ अगर कभी आ जाए पेपर में, क्वेश्चन में। यहाँ तक नोट कर लीजिए। सो 33 1/3% इज नथिंग बट 1/3। कोई परसेंट नहीं, कुछ नहीं, सिंपल 1/3। ऑलराइट, यहाँ तक नोट कर लिया बच्चे? Yes, ma'am. राइट, Done, ma'am. गुड गुड, Done, ma'am. Done. दैट्स गुड, Done, ma'am. गुड। चलिए, तो जैसे मैंने बोला कि एक और आप याद रखेंगे, ऐसे भी आता है कई बार, 66 2/3%। अब इसे अगर वही रूल लगा लो, ये 66 छुपा लो, क्या बचा? 2/. तो बस ये 2/3 2/3 होता है, ये 2/3 होता है। आप चाहे तो इसको वैसे ही जैसे मैंने कैलकुलेट करके बताया था कर सकते हो। तो बस ये दो बातें आप ध्यान रखिएगा कि 33 1/3% 1/3 होता है, 66 2/3% 2/3 होता है। राइट, लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर टुडे। Ma'am, I'm not able to hear you. ओके बच्चे, मैंने वैसे अभी कुछ बोला नहीं काफ़ी देर से, बस मैंने यहाँ तक बोला 66 2/3% इज 2/3। यस, आर यू एबल टू I हियर? didn't hear. You did not hear? Yes, ma'am. Now I'm in. Okay. Have you written this, Vijay? Yes, ma'am. I'm noting it down. Yeah, please do that. I was just waiting for you to note down. Okay. Prepaid salary. Prepaid salary. या प्रीपेड रेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब है नॉट ड्यू बट पेड, नॉट ड्यू बट पेड। मतलब जैसे मान लीजिए आपको मैंने सैलरी देनी थी, आप एम्प्लॉई हैं मेरे, सपोज मैंने आपको सैलरी देनी थी 1 लाख रुपीज़ की पर एनम,
बट लेट्स से कुछ भी वजह हुई, आपके घर में कोई इमरजेंसी आ गई, तो आपने मुझे कहा कि मुझे थोड़ी ज़्यादा सैलरी दे दो, अगले साल की थोड़ी सी पहले ही दे दो, बाद में कट कर लेना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारे घर पे प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हें 1,10,000 की सैलरी दे देती हूँ। वैसे 1 लाख की देनी थी, तो इसमें प्रीपेड सैलरी कितनी है बच्चे? 10,000। यस, तो 10,000 की जो सैलरी है वो प्रीपेड है, मतलब वो वैसे देनी नहीं थी, वो ड्यू नहीं थी, बट हमने दे दी। क्या आप ये समझ पा रहे हैं बच्चे? अक्षत, प्रीपेड सैलरी Yes, ma'am. या कि हमने अभी ऐसा कोई खर्चा था जो अभी करना नहीं था वैसे, बट कर दिया, एक्स्ट्रा, प्रीपेड होता है वो। ये आउटस्टैंडिंग से ऑपोजिट हो गया ना कुछ। आउटस्टैंडिंग में क्या था Yes, ma'am. कि ड्यू हो गया है बट दिया नहीं, और यहाँ पे अभी ड्यू भी नहीं हुआ, पहले ही दे दिया। यहाँ पे खुशी की बात भी है, आपके लिए भी एक खुशी की बात ये है कि आपका बोझ जो है वो थोड़ा कम हो गया, अब अगले साल आपको कम पैसे देने पड़ेंगे। तो इसे हम अकाउंट्स में एसेट की तरह मानते हैं। अगर आपने कोई खर्चा पहले ही कर दिया अपनी ड्यू डेट से भी पहले, तो हम इसको अकाउंट्स में एक एसेट मानते हैं। जैसे बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल, अगर मैंने आपको होमवर्क दिया भी नहीं, कोई क्वेश्चन आप पहले ही कर लो, तो इट गिव्स यू हैप्पीनेस, इट गिव्स यू अ सेटिस्फैक्शन कि मुझे कितने अच्छे से समझ आया, मैंने पहले ही कर लिया। तो प्रीपेड होता है जब भी कोई एक्सपेंस, तो उसे हम खुशी की तरह मानते हैं अकाउंट्स में, एक एसेट की तरह मानते हैं कि अब मेरा बोझ कम हो गया, अब मतलब नेक्स्ट ईयर मेरा बोझ थोड़ा कम हो गया। जैसे आपने मान लो अगली क्लास का काम पहले ही कर लिया, तो आप बोलते हो कि मेरा बर्डन कम हो गया, राइट। सो इसकी नेचर होती है एसेट की। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये आउटस्टैंडिंग से ऑपोजिट है, तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होता है, तो प्रीपेड लायबिलिटी नहीं होता है, एसेट होता है, राइट। इससे आपने याद रखना है कि प्रीपेड रेंट, प्रीपेड सैलरी, जो भी चीज़ प्रीपेड है वो हमारा एसेट है अकाउंट्स में। यस बच्चे? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. राइट। अब हम इसका ट्रीटमेंट लिख लेते हैं, फिर मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चन दूंगी। तो बच्चे, क्योंकि ये एसेट है, इसलिए एसेट में आप एक कॉलम बनाएंगे प्रीपेड सैलरी या रेंट या जो भी है उसके नाम से, और उसमें ऐड करेंगे कि एक एसेट बन रहा है, एक एसेट बढ़ रहा है। एसेट में और भी पहले भी बहुत सारे कॉलम्स बनते हैं, जैसे कैश, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स। एक और कॉलम अब बन सकता है, दैट इज प्रीपेड सैलरी, राइट। दूसरा ट्रीटमेंट, तो बच्चे भव्या, क्या हमारी पॉकेट से पैसा चला गया? Yes, ma'am. यस, तो इसको कैश में से माइनस करना बिल्कुल लॉजिकल है, इसको कैश में से माइनस करना बिल्कुल लॉजिकल है, क्योंकि आपकी पॉकेट से ये पैसा जा चुका है, निकल गया है। सो ये इसके दो ट्रीटमेंट्स हैं। अगेन आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे, आपके माइंड में ये ट्रीटमेंट सेटल होते जाएंगे। यहाँ तक नोट कीजिए। Done, ma'am. गुड बच्चे।
Has everyone Yes, ma'am. noted? Yes, ma'am. Done. Yes, ma'am. ठीक है. ओके, आपके मन में एक छोटा सा डाउट आ सकता है, मे बी, बट अभी मैं वो डाउट नहीं चाहती कि आप लेके आओ अपने मन में. हाँ, थोड़े टाइम बाद लेके आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और हम उसका आंसर भी करेंगे. सो लेट इट बी. अभी मैं वो बताती भी नहीं कि क्या डाउट है. आपके मन में कोई है तो आप बोल सकते हैं. ओके. सो बच्चे, ये हमने आज का काम किया. लेट अस रिवाइज. हमने आज किया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ट्रीटमेंट, देन डेप्रीसिएशन का ट्रीटमेंट, देन 33 1/3% क्या होता है, देन 66 2/3% क्या होता है, और हमने किया है प्रीपेड रेंट, एक्सपेंस, सैलरी जो भी है उसका ट्रीटमेंट. लिख लिया बच्चे आपने सब ठीक से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. राइट. अक्षत बच्चे, हैव यू नोटेड? Yes, ma'am. भव्य, Yes, ma'am. प्रेरिका, Yes, ma'am. धृति, Yes, ma'am. सान्या. Yes, ma'am. राइट. चलो अब 2 मिनट बात करते हैं वैसे ही, अदर देन द सब्जेक्ट. तो मैंने जैसे आपको कहा था कि कुछ दिन में मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि व्हाट यू वांट टू डू लेटर ऑन आफ्टर योर 12th. मे बी आपने अभी ठीक से ना सोचा हो, बट लेट अस आस्क वंस कि कुछ है आपके माइंड में, एनी टारगेट यू हैव. सो भव्य, आपने कुछ सोचा है वैसे अपने करियर के लिए? Yes, ma'am. I have decided to take CA. That's very good. So you want to be a CA, a chartered accountant. Right, that Yes, is wonderful. And for that, you really need to love accounts. That is the first thing. Because chartered accountant means someone who is an expert at accounts. And also you need to be ready to work very, very hard. Right? Okay, ma'am. I'm sure you are ready for it. Only then you have chosen CA to be your target. I also provide coaching to CA students, and I am in regular touch with a lot of students who are pursuing CA, and I think you know that I am also a CA. So a lot of people ask me that after studying so much, I am teaching, but teaching is my passion, and I feel that a teacher should be the most qualified person in the entire country. I mean, he or she should be qualified because he or she has to teach so many students. तो आपको लगता है कि टीचर को खुद भी तो अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए, राइट? Yes, Yeah, ma'am. but in our country actually teaching is looked as a profession कि चलो कोई जो कुछ नहीं कर सका वो टीचर बन गया. But I feel that that perception should be changed, and young people like us can change it. And now I see a lot of young people who are very, very qualified. They are into teaching, they are into coaching, right? So a teacher should be qualified enough to be able to shape so many futures, right? Right, ma'am. Okay. Sanya, have you thought of anything? Ma'am, I had two things in mind. I can either pursue economics at higher levels, or the next option is CA. Okay, right. So in economics also there are
good careers, like you can go for eco honors as your graduation. And for eco Yeah. honors, the best college that we have in our country is St. Stephen's in Delhi University. So Yes, you should ma'am. target for St. Stephen's if you are willing to pursue economics. If you are willing to pursue CA, then you should go for BCom, and you probably know that the best college for BCom that you should target is Shri Ram College of Commerce, Delhi Yes. University. And I am not saying this that it is the best college because I have passed out from there. I'm saying it is the best college because we have the ratings. You can check the ratings. For so many years, SRCC has been at rank 1 in the entire country. And in one of the years, it was in fact rank 1 commerce college in the entire Asia. So the rankings, we should look at the rankings and then decide our dream college. And what is the criteria for admission to SRCC? That is purely and solely your 12th board exams marks. As of now, there is no Yeah. other criteria. So you should really focus on either, as I told you, St. Stephen's for eco honors or SRCC for BCom honors, depending on what career you want, right? Yes, ma'am. Okay, Prerika, have you thought of anything? I have thought of becoming a chartered accountant. Oh, wonderful. I think आप में से किसी के पेरेंट CA है शायद. Okay. I think Dhriti's father has passed out from SRCC. Somebody's father has passed out from SRCC. I think Dhriti's father. I'm not. Yes, ma'am. Yeah, that is wonderful, Bache. I feel you have someone to look up to in your own house. That is wonderful. And what is your target, Dhriti? Ma'am, I would like to become a CA. Okay. So a lot of students are interested in pursuing CA, and that is really wonderful. So Prerika also wants to pursue CA. So the first step in becoming a CA is, of course, you have to pursue your graduation, which is BCom honors, from a very good college, and side by side you should pursue CA. Right. I'll guide you more about it as the time approaches. Akshat, have you thought of anything? I want to choose banking line. That is very, very good. Also, for banking, you have to again be a graduate first. आपको graduation करनी है और साथ साथ banking के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी तैयारी करके जैसे ही किसी भी बैंक में वैकेंसी निकलेगी उसके एग्ज़ाम्स आपको देने होते हैं. फिर आप एग्ज़ाम देते रहते हैं और एक दिन आपको एक ड्रीम बैंक में, जो भी आपका ड्रीम बैंक है, उसमें जॉब मिल जाती है. ऐसा हम मान लेते हैं कि आपको भी मिल जाएगी. राइट. सो वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ, वन थिंग इज़ कॉमन एंड दैट इज़ हार्ड वर्क. एंड आई वॉन्ट टू अवेयर यू दैट आप अभी से ही थोड़ा सा अपने करियर के बारे में सोचें. बहुत से बच्चे होते हैं जिनको कुछ भी नहीं पता होता. दे डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ दे हैव. फिर जब पता ही नहीं है तो डिसीजन तो क्या ही ले पाएंगे. सो since I also provide career counseling, that is why I want to encourage you to know more about the career opportunities available and also know about your interest, your strength, and then accordingly choose a career. Career is very important in life. I'm not saying that it is the only important thing, but it is a very important thing. So be aware, know about the options available,
choose a target and just work towards it. Right, बच्चे? If you need any career related guidance, you are more than welcome to ask me anytime. I will tell you plenty of career options that are available. Okay, chaliye, that is it for today, and I'll see you tomorrow. Right? Thank you, ma'am.